भारत में जॉब्स का एक डरावना दौर शुरू हो चुका है। आज हर इंजीनियर सुबह लैपटॉप खोलता है और सबसे पहला काम अपना मेल बॉक्स चेक करता है और दिल में एक ही डर होता है कि इस महीने ले ऑफ लिस्ट में कहीं मेरा नाम तो नहीं है। क्योंकि टीसीएस ने सिर्फ एक साल में 12,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज को ऐसे ही मेल से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आज टीसीएस में सैलरी हाइक फ्रीज हो चुकी है और नई हायरिंग पूरी तरह स्टॉप हो चुकी है और कंपनी का स्टॉक पिछले 5 साल में जीरो रिटर्न दिया है। लेकिन ये सिर्फ टीसीएस की कहानी नहीं है। इन्फोसिस और टेक महिंद्रा ने भी पिछले एक साल में 10,000 से ज्यादा ले ऑफ कर दिए हैं और विप्रो एचसीएल की भी सेम स्टोरी है। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, माइक्रोसॉफ्ट ने एज्योर यूनिट से अपना 3% वर्कफोर्स ही खत्म कर दिया है। इंटेल ने तो 25,000 से ज्यादा लोगों को निकाल दिया है। आज पूरे ग्लोबल टेक सेक्टर में एकदम भूकंप चल रहा है और 58 लाख आईटी इंजीनियर्स और उनसे जुड़ी 2 करोड़ फैमिली सबकी कहानी खतरे में है। भारत का गोल्डन ड्रीम आज नाइटमेयर बन चुका है। पर सबसे बड़ा ट्विस्ट, जब टीसीएस इन्फोसिस लोगों को निकाल रहे हैं, उसी वक्त गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन ने इंडिया में 30,000 से ज्यादा लोगों की हायरिंग कर दी है। सेम सिटी में सेम स्किल के साथ, लेकिन कंपनी अलग है। एक तरफ ले ऑफ हो रहा है, दूसरी तरफ हायरिंग का बूम है। ऐसा क्यों हो रहा है और इसका मतलब आपके फ्यूचर के लिए क्या है? अगले 5 मिनट में पूरी इनसाइड स्टोरी आपको पता चल जाएगी और जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपकी जॉब और आपके बच्चे की पढ़ाई और आपका ईएमआई सब कुछ बदल देगा। इस कहानी के 3 विलन हैं। हाँ, एआई, बट सिर्फ एआई नहीं, एक नया प्लेयर भी है जिस पर कोई बात नहीं कर रहा, जीसीसी। और सबसे बड़ा विलेन इंडियन आईटी कंपनीज का खुद का बिजनेस मॉडल। फोकस बना के रखिए, फोन सामने रख दीजिए। अगला 5 मिनट या तो आपको बचा लेगा या फिर आप या आपका कोई नेक्स्ट ले ऑफ लिस्ट में हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल लॉर्ड। तो साल 1990 के समय बेंगलोर में टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस जैसे कुछ छोटी आईटी कंपनीज थी जिनमें करीब 2 लाख एम्प्लॉइज काम करते थे और रेवेन्यू करीब 4 से 5 बिलियन डॉलर था। और फिर आया मिलेनियम बग, Y2K क्राइसिस। नई जनरेशन को अगर नहीं पता है तो सुन लो, पुराने जमाने में कंप्यूटर कैलेंडर कैसे बनते थे। जैसे 1985 लिखा है, स्टोर करना है तो उसे 85 लिखते थे। 1996 है तो उसे 96 लिखते थे, सिर्फ 2 डिजिट, क्योंकि मेमोरी एक्सपेंसिव हुआ करती थी। पर जब 2000 आने वाला था तो सिस्टम में क्या शो होता, 00। और दुनिया भर के टेक एक्सपर्ट पैनिक मोड में थे। वो बोले ये 1900 रीड कर लेगा, जिससे बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह क्रैश हो जाएगा, एयरलाइंस घुटनों पे आ जाएंगी और हॉस्पिटल सिस्टम ही फेल हो जाएगा। इवन न्यूक्लियर प्लांट में भी बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। पर सोल्यूशन क्या था? पूरी दुनिया का पूरा लेगेसी कोड दोबारा लिखो। 85 को 1985 बनाओ और 96 को 1997 बनाओ। बिलियंस ऑफ कोडिंग की लाइन लिखनी थी। और तब इंडिया ने कहा हम ये कर सकते हैं, हमारे पास टैलेंट भी है, इंजीनियर भी है और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे पास सस्ते इंजीनियर्स हैं। जहां सिलिकॉन वैली के इंजीनियर उस समय $1 लाख लेते थे, इंडिया बोला हम $10,000 में करके दे देंगे जी। और डील अमेरिका से फाइनल हो गई। रातों रात भारत की आईटी इंडस्ट्री बदल गई। इन्फोसिस जो गैराज लेवल स्टार्टअप थी वो $1 बिलियन यूनिकॉर्न बन गई। टीसीएस, विप्रो, एचसीएल सब ग्लोबल डोमिनेंस करना शुरू कर दिए और यहीं से शुरू हुआ इंडिया का सबसे बड़ा मिडिल क्लास ऑब्सेशन। इंजीनियर बनो, टीसीएस में जाओ और लाइफ सेट है। क्यों? क्योंकि पूरे मोहल्ले में खबर थी पड़ोस वाले रोहित भैया का लंदन में ट्रांसफर हो गया है। कपूर साहब के बेटे का 20 लाख का पैकेज लगा है बेंगलोर में। अब मिडिल क्लास का सिंगल मंत्र है गरीबी से निकलना है। उनको स्टेटस चाहिए और शादी में बड़ा दहेज चाहिए। इसके 2 ही रास्ते हैं, या तो सरकारी नौकरी ले लो या इंजीनियरिंग कर लो। इसीलिए लोगों ने इंजीनियरिंग चुना। अब सरकारी नौकरी मिलने का चांस कम है, लेकिन इंजीनियरिंग का मतलब होता था गारंटीड प्रॉस्पेरिटी। बस इसके बाद क्लास 10 के बाद से साइंस लोगों ने कंपलसरी कराना अपने बच्चे को शुरू कर दिया। स्टूडेंट कोटा, हैदराबाद और दिल्ली माइग्रेट करने लगे। एलन फिट्जी और रेजोनेंस ने 6ठी क्लास से आईआईटी की कोचिंग देना शुरू कर दिया। सबकी ग्रोथ ब्लास्ट हो रही थी, हर गली में नए कॉलेज खुल रहे थे और सपना बस इतना सा था कि टीसीएस का ऑफर लेटर मिल जाए तो लाइफ फॉरएवर सेट। लेकिन जो शाइन थी, जो प्रॉमिस था, वो पिछले 4 सालों में टूट चुका है दोस्तों। आने वाले 2 साल में सिचुएशन और खराब हो जाएगी। अब दोस्तों रियलिटी चेक सुनिए, एक्चुअली डेटा कभी झूठ नहीं बोलता है। इंडिया के टेक जायंट्स पिछले 20 सालों में 25 से 30% की एनुअल ग्रोथ से बढ़े हैं। अब आज भी अगर आप सिर्फ एम्प्लॉइज के टोटल नंबर्स देखोगे तो आपको लगेगा टीसीएस और इन्फोसिस में तो लोग हर साल बढ़ ही रहे हैं।
क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 22 में टीसीएस के पास 5,92,000 एम्प्लॉइज थे, जो 3 साल में बढ़ के करीब 6,36,000 हो गए। ऐसे ही इन्फोसिस में भी बढ़ के 3,48,000 एम्प्लॉइज हो गए। लेकिन जब आप ग्रोथ रेट देखते हो तो असली खेल सामने आ जाता है। टीसीएस जो 3.8% की रेट से एम्प्लॉइज को हायर कर रही थी, उसका ग्रोथ गिर के 0.8% हो गया है। वही इन्फोसिस का ग्रोथ समझिए, जो 9.3% की ग्रोथ से बढ़ रही थी, वो ग्रोथ गिर के 3.3% हो गया है। विप्रो के नंबर्स तो और बुरे हो गए हैं, 1% से नीचे हायरिंग ग्रोथ है। ओवरऑल आप इंडिया की टॉप 5 आईटी कंपनीज में हायरिंग ग्रोथ देखिए तो वो 3 साल में 5.6% से गिर के 1.4% पे आ गया है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि इसके पीछे क्या रीजंस है। तो आइए दोस्तों वो 3 रीजन बताते हैं जो आपके घर का फ्यूचर डिसाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहला रीजन है एआई ऑटोमेशन। चलिए सीधी सादी बात करते हैं, ग्राउंड रियलिटी देखें तो इंडियन आईटी सेक्टर का कोर बिजनेस क्या है। हम दुनिया को क्या बेचते हैं? इनोवेशन नहीं, आरएनडी नहीं, हम बेचते हैं रूटीन का एफिशिएंसी। असल में इंडिया के आईटी का कोर बिजनेस है बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करना, रूटीन टेस्टिंग करना, टिकट बेस्ड सपोर्ट बनाना, स्प्रेडशीट को अपडेट करना, डॉक्यूमेंटेशन बनाना, माइग्रेशन के टास्क करना और बेसिक ऑपरेशन। एग्जैक्टली वो काम जो वेस्टर्न डेवलपर्स बोलते हैं कि ये तो बोरिंग काम है, इसे आउटसोर्स कर दो। और भारत कहता है कि ये सब हम सस्ते में कर देंगे और जल्दी से दे देंगे। यही था आज तक का भारत का आईटी का बिजनेस मॉडल, जो कि चीप, प्रेडिक्टेबल और इफिशिएंट रूटीन वर्क था। और 20 साल तक ये मॉडल चल गया। लेकिन फिर एंट्री होती है एआई ऑटोमेशन की। एक टूल आया और फिर दूसरा आया और आज कई एआई टूल हैं जो कोड्स को मिनटों में लिख देते हैं, टेस्टिंग स्क्रिप्ट को ऑटो जनरेट कर देते हैं, डॉक्यूमेंट्स को ऑटोमेटिकली अपडेट कर देते हैं, साथ ही सपोर्ट टिकट एजेंट हैंडल करना, सब कुछ वही कर लेते हैं। मतलब मल्टीपल टीम की जगह एक एआई एजेंट अब आसानी से वो टास्क कर पा रहा है। जिस बेसिस पर इंडियन आईटी कंपनीज पूरी दुनिया तक पहुंची थी, आज वही काम एआई फ्री में फास्ट और फ्लॉलेस तरीके से कर रही है। और यहीं से सिस्टम का असली ब्रेकडाउन शुरू होता है। इंडियन आईटी का यूएसपी था कि रूटीन के काम में हम किंग है, बट एआई की यूएसपी है रूटीन का किंग मैं हूं। बस यही मोमेंट जहां पे पूरा बिजनेस मॉडल कोलैप्स होना शुरू हो गया, क्योंकि रूटीन टास्क को एआई 10 गुना बेटर तरीके से कर पा रहा है। अब यूएस क्लाइंट क्या सोचेंगे? एआई जब वो सारे काम कर रहा है तो काम को आउटसोर्स करने की क्या जरूरत है? इंडियन आईटी को एआई ने रिप्लेस करना शुरू कर दिया है। अब जो दूसरा सबसे बड़ा रीजन है, उसका नाम आप किसी न्यूज में नहीं सुनेंगे, किसी लिंक्डइन पोस्ट में भी आप ये बात ओपनली करते हुए नहीं देखेंगे, पर यह सबसे बड़ा डेंजरस किलर है इंडिया में। इसका नाम है ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स, जीसीसी। अब ये जीसीसी क्या होता है? तो आइए सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं। समझिए, आज से 10 साल पहले एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी को अपने डेटा एनालिटिक्स का कोई काम करवाना था। तो वो क्या करती थी? वो $10 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट देती थी इंडिया में टीसीएस को, इन्फोसिस को या विप्रो को, और हमारी आईटी कंपनियां प्रोजेक्ट डिलीवर करती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है? आज इंडिया में सेम मल्टीनेशनल कंपनीज कह रही हैं कि टैलेंट ऑलरेडी हमारे पास वर्ल्ड क्लास है, तो टीसीएस, इन्फोसिस जैसे वेंडर को क्यों पे करें? इन मल्टीनेशनल कंपनीज ने सोचा कि क्यों ना हम अपना सेटअप इंडिया में ही कर लें, और तब से आईटी मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में अपना ऑफिसेस खोलना शुरू कर दिया। जैसे कि गूगल ने बेंगलोर में ऑफिस खोला, माइक्रोसॉफ्ट ने हैदराबाद में अपना कैंपस बनाया, जेपी मॉर्गन ने बेंगलोर में अपना टेक सेंटर बनाया। अब जो प्रोजेक्ट पहले टीसीएस, इन्फोसिस या विप्रो जैसे वेंडर को मिलते थे, आज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट इन हाउस अपने एम्प्लॉइज के साथ कर रही है, जिसके डायरेक्ट रिपोर्टिंग कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क और सिएटल को जा रही है। इन अमेरिकन कंपनीज को इसके पीछे 4 बेनिफिट है। असल में सबसे पहले ये वेंडर डिलेज को कैंसिल कर देती हैं। जैसे कि इन्फोसिस जो काम 15 दिन में करेगी, वो इनके खुद के एम्प्लॉइज 7 दिन में डिलीवर कर देंगे। दूसरी बात, डेटा सिक्योरिटी पूरी मिलेगी, कंपनी के डेटा थर्ड पार्टी में लीक होने का कोई खतरा ही नहीं रहता है। और तीसरा रीजन है कॉस्ट सेविंग। विप्रो जिस काम को करीब $15,000 में करती है, वही काम $6,000 में कंपनी के अंदर हो जाएगा। अब चौथा सबसे बड़ा रीजन समझिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आज एक इंजीनियर को अगर चॉइस मिले कि आपको गूगल का बैच लगाना है या टीसीएस का लगाना है, सेम सिटी, सेम सैलरी, सेम स्किल, तो टैलेंट कहां जाएगा? क्लियर विनर दोस्तों गूगल ही होगा। इसीलिए मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में स्टैब्लिश हो रही हैं, जिससे वो आसानी से इंडिया का बेस्ट टैलेंट पूल कर सकें। किसी भी एम्प्लॉय को टीसीएस से ज्यादा गूगल में काम करने का मन करता है, और इसीलिए ये बड़ी कंपनियां बेस्ट एम्प्लॉयज को अपने यहाँ ही हायर कर ले रही हैं। अब आपको वो नंबर्स बताते हैं जो इंडियन आईटी कंपनीज की कमर तोड़ सकता है।
तो फाइनेंशियल ईयर 24 में अगर आप देखें तो इन ग्लोबल आईटी कंपनीज का इकोसिस्टम का ग्रोथ करीब 40% था। वहीं इंडिया के आईटी सेक्टर का आप ग्रोथ देखें तो सिर्फ 5%। डिफरेंस आप समझ सकते हैं, एक तरफ एसिलरेशन है, दूसरी तरफ स्टैग्नेशन है। 2025 में इन आईटी कंपनीज का एक्सपेंशन और फास्ट हो रहा है। गोल्डमैन सैक, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनले, वॉलमार्ट, नेटफ्लिक्स, एयरबस, सीमेंस सब इंडिया आ रहे हैं और सब थाउजेंड्स में इंजीनियर हायर करते जा रहे हैं अपने एआई वर्क के लिए। अब इसका असर किस पे पड़ रहा है? इसका सीधा असर दोस्तों टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और एचसीएल जैसे वेंडर्स पे पड़ रहा है। एक तरफ टीसीएस 12,000 एम्प्लॉय निकाल रही है, वहीं दूसरी तरफ गूगल 15,000 हायर कर रही है। सेम बैंगलोर है, सेम टैलेंट है, लेकिन बस मॉडल का डिफरेंस है। अब दोस्तों आता है सबसे पेनफुल और सबसे अनकंफर्टेबल और सबसे डेंजरस पार्ट। अब दोस्तों तीसरा रीजन आपको पूरी तरह से क्लैरिटी दे देगा क्यों इंडियन आईटी कंपनीज फेल हो रही हैं। तो इंडिया के आईटी कंपनीज का बिजनेस मॉडल क्या है, एक बार आसान भाषा में समझिए। असल में अमेरिका में बैठा क्लाइंट बोलता था पहले कि प्रोजेक्ट हमारा अर्जेंट है, तो इंडियन आईटी कंपनी कहती थी कि 10 इंजीनियर भेज देते हैं। बस घंटे के हिसाब से वो डॉलर चार्ज करना शुरू कर देते थे। यही है इंडिया की बिलियन डॉलर आईटी इंडस्ट्री। एक्चुअली इंडिया एक मैन पावर रेंटल की तरह काम करता है। यही मॉडल पे पिछले 25 सालों से इंडिया रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, जिसका कोर है ह्यूमन आवर्स बेचो, वॉल्यूम बढ़ाओ और मार्जिन निकालो। बट इसमें प्रॉब्लम समझिए, ये मॉडल तब तक ही वर्क कर सकता है जब तक दुनिया को रूटीन वर्क चाहिए था। लेकिन आज एआई एजेंट के दौर में ये रेलेवेंसी खत्म होती जा रही है और इस मॉडल की वजह से आईटी कंपनीज एम्प्लॉय को एडवांस स्किल में कभी इन्वेस्ट ही नहीं करने दिए, क्योंकि वो सिर्फ बेसिक वर्क ही कराते थे जिससे पैसा आ जाता था। साथ ही अगर एम्प्लॉयज को ज्यादा स्किल कर देते तो उनको हायर सैलरीज देनी पड़ती, जिससे उनके मार्जिन गिर जाते। इसीलिए उन्होंने कल्चर सिंपल रखा कि बेसिक सैलरी दो, लो कॉस्ट रखो और हाई वॉल्यूम बनाओ। अभी से कुछ सालों पहले तक आपने देखा होगा टीसीएस ज्यादातर इंडिया के कॉलेजेस में जाती थी और 4 लाख के पैकेज पे 15 से 20 हजार बच्चे हायर करके ले जाती थी। ये कंपनी की एक डेलिब्रेट स्ट्रैटेजी थी। अब आज इसी का कंसिक्वेंस सामने आ रहा है, जिस वजह से टीसीएस को 12,000 लोगों को निकालना पड़ रहा है। रीजन क्या है? मिड कैरियर प्रोफेशनल्स अब वो स्किल नहीं रखते हैं। तो 15 से 20 साल वो आपकी कंपनी में काम कर चुके हैं, वो आपके सिस्टम में रह चुके हैं। अब आज उनमें स्किल की गैप दिख रही है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इंडियन आईटी कंपनीज ने इंडियन एम्प्लॉयज को कभी ट्रेन ही नहीं किया, जिस वजह से पूरा बिजनेस मॉडल एक्सपोज हो जाता है। कंपनीज ने कभी एम्प्लॉयज को एआई, क्लाउड, आर&डी, मॉडर्न टेक में इन्वेस्ट करने की बात ही नहीं किया। वो तो सीधे कहते हैं कि तुम्हें 70 घंटे हफ्ते का काम करना है, और कोविड के पहले तक तो 6 दिन ऑफिस आना कंपल्सरी होता था। यानी कंपनीज का फोकस ऑपरेशनल माइक्रो मैनेजमेंट पे ही था। मीनवाइल दुनिया बदल गई। भारत में मोबाइल रिवॉल्यूशन आया, लेकिन वो भी हम इंडियंस ने मिस कर दिया। क्लाउड का रिवॉल्यूशन आया, वो भी इन आईटी कंपनीज ने मिस कर दिया। और अब एआई रिवॉल्यूशन आया है और हम इस समय कंप्लीटली अनप्रिपेयर्ड स्टेट में हैं। लेकिन जिन कंपनीज का मॉडल अलग था, वो इस फेज में भी चट्टान की तरह मार्केट में खड़ी है। एक एग्जांपल आपको देता हूं, जोहो का। ये एक चेन्नई बेस्ड कंपनी है जो जीरो फंडिंग पे बढ़ी हुई है और मार्केट में फुल कंट्रोल रखती है। इनका प्योर प्रोडक्ट माइंडसेट है और सबसे इंपॉर्टेंट, इन्होंने सर्विसेज नहीं सॉल्यूशन बनाए। ये होता है मार्केट में मोट, ये होता है प्राइसिंग पावर और ये होता है फ्यूचर के लिए रेडी होना। जोहो पे अगर फुल केस स्टडी चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, डिटेल केस स्टडी आपको बना के बता देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो आईटी में नहीं हूं, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है? तो दोस्तों आप बिल्कुल गलत हैं। ये क्राइसिस सिर्फ इंडिया के टेक सेक्टर के लिए नहीं, पूरे इंडिया के मिडिल क्लास को हार्म करेगा, क्योंकि भारत में 58 लाख आईटी एम्प्लॉइज हैं, साथ में फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं। ये ही भारत के कंजम्पशन इंजन्स हैं। जितने फ्लैट, जितने कार बिकते हैं वो यही खरीदते हैं। मॉल्स और रेस्टोरेंट के कस्टमर यही होते हैं। स्विगी, जोमैटो में फ्रीक्वेंट ऑर्डर यही करते हैं, सब्सक्रिप्शन यही लेते हैं। और जब इनकी ही नौकरी रही होगी तो पूरी इकोनॉमी का बैलेंस हिल जाएगा। आप रियल एस्टेट ही देख लीजिए, बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद, हर जगह के फ्लैट के सबसे ज्यादा बायर्स आपको आईटी इंजीनियर्स मिलेंगे। अब हायरिंग बंद है, ले ऑफ हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली परचेस साइकिल रुक जाएगी। हॉस्पिटैलिटी और लाइफस्टाइल सेक्टर में भी देखिए, प्रीमियम कैफे, पब, लाउंज, ये सब के प्राइमरी कस्टमर आईटी क्राउड होता है। साथ ही रेंट मार्केट भी शेक होना शुरू हो सकता है, क्योंकि लाखों लोग जो रेंट पे टेक हब्स में रहते हैं वो यही आईटी इंजीनियर होते हैं। साथ ही माइक्रो इकोनॉमीज पे भी बड़ा असर पड़ने वाला है। चाय वाला, डब्बा वाला, जिम वाला, सैलून वाला, स्टेशनरी वाला,
स्टूडेंट, एम्प्लॉय सब के ऊपर इसका असर पड़ने वाला है। अब इसका बड़ा इंपैक्ट भी समझिए। आईटी सेक्टर इंडिया के जीडीपी में 7 से 8% शेयर करता है, 25% एक्सपोर्ट से आता है और 40% सर्विस एक्सपोर्ट से आता है। मतलब अगर आईटी सेक्टर हिला तो जीडीपी, फॉरेक्स, स्टॉक मार्केट सब पे असर पड़ेगा। और आईटी सेक्टर के स्टॉक तो ऑलरेडी 25 से 30% गिरे हुए दिख रहे हैं। दोस्तों, ये टेक की प्रॉब्लम नहीं है, ये इंडियन मिडिल क्लास के लिए कोलैप्स की वार्निंग साइन है। अगर अगले 2 साल में आपने अडॉप्ट नहीं किया तो एक बड़ी एआई की वेव आएगी और वो मार्केट में बहुत सारी जॉब खत्म कर जाएगी और उसका सीधा असर आपकी जेब पे पड़ेगा। इसीलिए मेरी 3 बातें याद कर लीजिए। सबसे पहला स्टेप, आप अपनी डिस्ट्रैक्शंस को कम करिए। आज के जमाने में टाइम ही करेंसी है। रोज हम एवरेज 4 से 5 घंटा रील स्क्रॉलिंग, गेम खेलना और यूजलेस ड्रामा देखने में वेस्ट कर देते हैं। यकीन नहीं हो रहा है तो आप अपने फोन के सेटिंग में जाके अपना स्क्रीन टाइम देख लीजिए। ये सब लाइफ में 0 रिटर्न देते हैं और एआई आपकी हर वेस्टेड मिनट का बिल बना के फ्यूचर में दे देगा। अगर आप अपने कैरियर को सीरियसली लेते हैं तो आज से ही आप इन डिस्ट्रैक्शंस को हटा के आप एक डिटॉक्स मोड में जाइए। और एक रूल याद रखिए, जिस फ्री टाइम में आप नेटफ्लिक्स की एक सीरीज खत्म करेंगे उस 6-7 घंटों में आप एआई की एक स्किल परफेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात समझिए, आज इंसान के पास अगर 5 चीजें हैं तो उसकी जॉब कोई नहीं खा सकता है। पहला एआई या मशीन लर्निंग, दूसरा डेटा इंजीनियरिंग, तीसरा क्लाउड, चौथा साइबर सिक्योरिटी और पांचवा प्रोडक्ट माइंडसेट। इस साइड आपको अपना करियर बिल्ड करना चाहिए अगर आप अपने करियर के स्टार्टिंग फेज में हैं। और अगर आप आईटी में नहीं हैं तो आप टेंशन मत लीजिए। आपको सिर्फ इतना करना है कि बेसिक टूल्स के साथ आप हैबिचुअल हो जाइए, चाहे वो चैट जीपीटी हो या क्लाउड हो, ग्रोक हो या परप्लेक्सिटी हो। ये सब आप अपने डे टू डे लाइफ में यूज करना शुरू कर दीजिए। जो इंसान एआई यूज करता है वो 5 गुना ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है। अगला 2 साल सर्वाइवल नहीं डोमिनेशन का टाइम है। और तीसरी बात, रोज 1 घंटा एटलीस्ट एआई कंटेंट कंज्यूम करिए। एआई टूल्स आपके होम स्क्रीन पे होना चाहिए, चाहे वो चैट जीपीटी हो या ग्रोक हो, आपके व्हाट्सएप आइकन के जस्ट बगल में होना चाहिए। इससे आप धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाएंगे। मैंने भी एआई की स्टार्टिंग में ऐसा ही करना शुरू किया था। और दोस्तों, आपको अगर एआई से डर लगता है तो मैं सोच रहा हूँ एक सीरीज बना दूं जिसमें हम फ्री में टॉप नॉच स्टेप बाय स्टेप एपिसोड में सीखेंगे कैसे चैट जीपीटी को प्रोफेशनल लेवल पे यूज कर सकते हैं, कैसे आप अपना पूरा वर्कफ्लो बिजनेस का ऑटोमेट कर सकते हैं, कैसे एआई आपकी जॉब नहीं खाएगा, वो आपकी जॉब अपग्रेड करके देगा। तो अगर आप ऐसा एपिसोड्स चाहते हैं तो आप कमेंट करके यस एआई सीरीज लिख दीजिए। अगर मुझे डिमांड लगी तो मैं पहला पार्ट तुरंत बना दूंगा। और अगर आप फ्यूचर प्रूफ बनना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल का सिंपल गोल है, हम मिडिल क्लास को एआई और फ्यूचर के लिए रेडी करना चाहते हैं, हर घर को फ्यूचर प्रूफ बनाना चाहते हैं। और दोस्तों, ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने व्हाट्सएप के हर कॉन्टेक्ट में इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, हर ग्रुप में इस वीडियो को डाल दीजिए ताकि हर इंडियन को समझ में आ सके कि फ्यूचर की स्किल्स क्या हैं। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से। मैं दीपक रॉय साइनिंग ऑफ।